जैन जी की योग्यता, आपका आत्मविश्वास देखता हूं, समझता हूं और इसलिए आप पर बहुत भरोसा करता हूं। यकीन है खुद पर ऐसा कि दरिया बहा दे, मगर तेरे एतबार पर भी भरोसा करना है उसे। यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2026 में राष्ट्र धर्म की डगर पर विश्वास के साथ चलेंगे, मगर इस दरमियान बॉर्डर और विकास की सीढ़ियां चढ़ते हुए एंटी इंडिया कैंपेन से लेकर तुष्टीकरण के नैरेटिव को फेल करने का चैलेंज भी उनके सामने है। सवाल है कि मोदी इसमें कितना सफल होंगे, खासकर तब जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के नाम पर नया एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। संगठन के स्तर पर बदलाव के बाद बीजेपी के सामने कई राज्यों में अग्नि परीक्षा है और ट्रंप टैरिफ वाली समस्या से पूरी तरह मुक्ति नहीं मिल पाई है। तो इसे एक एग्जाम्पल से समझिए, फिर 2026 के लिए मोदी प्लान का संपूर्ण खाका भी बताएंगे। 2014 से पहले करीब 25 करोड़ देशवासी ऐसे थे जो सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में थे। 25 करोड़। आज करीब 95 करोड़ भारतवासी इस सुरक्षा कवच के दायरे में है। जिस सुरक्षा कवच के दम पर मोदी हिंदुस्तानियों का दिल जीत रहे हैं, वो बांग्लादेश में हिंदुओं को नसीब नहीं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक आजादी तो बहुत दूर की बात। पहले दीपू दास और फिर अमृत मंडल की लिंचिंग से यह सवाल मुंह बाए खड़ा है कि 2025 वाली तस्वीर क्या नए साल में सूरज के उदय के साथ थम जाएगी या फिर जुल्म और सितम का चैप्टर बदस्तूर जारी रहेगा। और इसका कितना असर पश्चिम बंगाल पर पड़ेगा, जहां सत्ता के समीकरणों के लिए एक अलग लाइन खींची जा रही है। लगता है सत्ता के लिए बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, दूसरे तरफ ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या को नौकरी दे रहे हैं। इस पर जांच होनी चाहिए और उसको हटानी चाहिए। इसके लिए ममता बनर्जी को ही एक अनाउंस करना चाहिए, लेकिन वो करेंगी नहीं। वोट की लालच में बांग्लादेशियों का मुख्यमंत्री बनना चाहती है। पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव है, इसीलिए बहुत ज्यादा सियासी तनाव है। दिलों की टकराहट जुबान पर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं और दूसरी तरफ है एंटी मोदी खेमा, जो नाकामी की स्क्रिप्ट नॉन स्टॉप पढ़ रहा है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी पूरी तरह से फेल हो गई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर कर बीजेपी ने फतह हासिल की। ओडिशा में बीजेडी की 24 साल की बादशाहत को ध्वस्त कर बीजेपी ने सत्ता पर अपना कब्जा जमाया और बिहार में आरजेडी और कांग्रेस का गठजोड़ बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। नरेंद्र मोदी को भरोसा है कि भगवा परचम इसी तरह से लहराता रहेगा और बंगाल फतेह बहुत ज्यादा दूर नहीं है। गंगा जी बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है, तो बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। अब पश्चिम बंगाल में जो महाजंगल राज चल रहा है, उससे हमें मुक्ति पानी है और इसलिए पश्चिम बंगाल कह रहा है, पश्चिम बंगाल का बच्चा बच्चा कह रहा है, पश्चिम बंगाल का
हर गांव, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ला कह रहा है बातें चाई, बीजेपी ताई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी उभार की बड़ी वजह मोदी सरकार की योजनाएं और सटीक रणनीति रही है। लेकिन यह बहुत बड़ा सच है कि जिस तरह ममता बनर्जी मुस्लिम वोटों को अपनी ताकत मानकर हिंदू हितों को इग्नोर कर रही हैं, उसने हिंदुत्व की राजनीति को पैर पसारने का मौका दिया। मोदी इस मौके को 2026 में हर हाल में लपकना चाहते हैं। 2016 में बीजेपी की 3 सीटें थी, फिर 2021 में बीजेपी को 77 सीटें मिली। तो सवाल ये कि 2026 में बीजेपी को कितनी सीटें आएंगी? 10 साल पहले की 3 सीटों के आंकड़ों को इस बार न सिर्फ 3 अंकों में पहुंचाने की पुरजोर कोशिश बीजेपी कर रही है, बल्कि सत्ता की कुर्सी से ममता बनर्जी को बेदखल करने की भी प्लानिंग है। मुद्दा वही सर्वोपरि है, जैसे बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न और पश्चिम बंगाल में हिंदू हेट का आरोप। চিরকাল সরকারে কেউ থাকে না। 2029 বড়ই ভয়ঙ্কর, তোমাদের সরকার থাকবে না। শকুনি মামারা সেদিন কোথায় পালাবে, এখন থেকে ঠিক করে জায়গা রেখে দাও। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেবো, এটা মাথায় রেখো। ইলেকশনের পরে আমি একটু দেশটা চষে বেড়াবো। 2011 से लेकर मौजूदा सफर तक ममता बनर्जी ने बहुत धूप छांव देखी है, सियासी दांवपेच में भी बदलाव किए, मगर इस बार उनका राजनीतिक भूगोल डगमगाया सा लगता है। ममता की खिसियाहट और बौखलाहट महज इसलिए नहीं कि उन्हें सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी से मिल रही है, बल्कि अपने पुराने साथियों के हाथों भी जमीन खिसकने का डर है। और इसमें उन्हें फिलहाल हुमायूं कबीर के रूप में बड़ा चैलेंज नजर आ रहा है। 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में नई बाबरी मस्जिद का ऐलान कर हुमायूं कबीर ने जब मुस्लिमों की भीड़ जुटाई, तो ममता को समझ आया कि बेलडांगा में मुर्शिदाबाद, कोलकाता, हावड़ा, बर्धमान और मेदिनीपुर से लेकर 24 परगना से इकट्ठा हुई भीड़ असल में 33% मुस्लिमों के दूर छिटकने का कारण बन सकती है। और फिर हुमायूं कबीर की नई पार्टी का असदुद्दीन ओवैसी और नौशाद सिद्दीकी के साथ संभावित गठजोड़ भी उन्हें भारी डेंट पहुंचा सकता है। नतीजा ये कि दीदी ना तो मुस्लिम वोटों को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त दिख रही हैं, और फिर सॉफ्ट हिंदुत्व भी हिचकोले खाने लगा है। 29 दिसंबर को कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में 15 एकड़ एरिया में दुर्गा आंगन की नींव रखने की तैयारी थी। ममता सरकार इसे मां दुर्गा का सबसे बड़ा मंदिर परिसर प्रोजेक्ट कर रही थी, लेकिन बीजेपी के हिंदू वोट बैंक पॉलिटिक्स की काट निकालने चली ममता पलट गई और दुर्गा आंगन से जुड़ा काम चुपके से रोक दिया गया। वजह क्या? हिंदुओं को मोदी के करीब और खुद से दूर जाता देख ममता ने ऐसा किया। हुमायूं कबीर ने कहा है कि अगर यहाँ दुर्गा मंदिर बनेगा तो हम सड़क पे उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे। वो उसका बात है, हम लोग वो उसका बात है, वो सब ड्रामा है, वो सब ड्रामा। हिंदू कमजोर है, वो नहीं कुछ कर सकता। तो करेगा हुमायूं कबीर करेगा या ममता करेगी, और कौन करेगा? एक साधारण परिवार के मुखिया से पूछिए कि परिवार में सबको साथ लेकर चलना वो चाहता तो है, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सबसे आसान होता है अपने अधिकार गिना देना कि भाई ये तो मेरा अधिकार, ये मेरा राइट है। सबसे मुश्किल होता है अपने कर्तव्य याद रखना। जब एक परिवार को सपाट चलाना संभव नहीं, तो फिर प्रधानमंत्री के लिए पूरा देश चलाना कैसे सपाट रह सकता है? लेकिन जिम्मेवारी भी तो उन्हीं की है, लिहाजा आपकी परीक्षा तब होती है जब आप कम संसाधन में भी सबको समेट कर चलते हैं। नरेंद्र मोदी के सामने 2026 में यह बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस देश के मुसलमानों को लगातार उनके दिमाग में यह फीड किया जाता रहा है कि मोदी दुश्मन है। 2026 में मोदी देश की आबादी में 20% से ज्यादा हिस्सेदारी रखने वाले मुसलमानों को कैसे साथ लेकर चलेंगे? वन मैन शो चल रहा है, और जो भी नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं वो करते हैं, और पूरा का पूरा फायदा वो ही 2-3 अरबपतियों के लिए है।
वोट चोर और मुसलमान वाला नैरेटिव काम नहीं कर पाया तो मनरेगा के बहाने राहुल गांधी ने नए साल की शुरुआत से पहले ही नया चैलेंज देना चाहा, मगर मोदी पर होने वाले इसके असर को कांग्रेस में ही कमजोर कर दिया गया। दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट ने बता दिया कि असल में 2026 को हिंदुस्तान की सियासत में किस नजरिए से देखा जाएगा, 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह टक्कर देने की कोशिश या फिर मोदी की संपूर्ण स्वीकार्यता। देखिए, मैं संगठन का पक्षधर हूँ, आरएसएस और मोदी जी का विरोधी हूँ। आपको गलतफहमी है, मैंने तारीफ की है संगठन की। मैं आरएसएस और मोदी जी का घोर विरोधी हूँ। संगठन में बदलाव बीजेपी ने भी किया है और इस बदलाव को मोदी मिसाल के तौर पर पेश करना चाहते हैं। हालांकि क्या नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकेगा, क्योंकि 2026 में पश्चिम बंगाल के अलावा तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में भी चुनाव होने हैं। इनमें से असम और पुडुचेरी को छोड़ दें तो 3 बड़े राज्यों में बीजेपी कभी सरकार नहीं बना पाई। एक तरह से कहा जाए तो हिंदी पट्टी राज्यों की तरह यहां वो जन समर्थन नहीं मिल सका जिसकी आस बीजेपी इस बार लगा रही है। हालांकि बीते लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भगवा पार्टी के जोश को बढ़ाने का काम किया। गुजरात में बीजेपी संगठन की कमान जगदीश विश्वकर्मा के हाथों में है। बिहार में संजय सरावगी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इससे पहले भी जुलाई महीने तक 9 राज्यों के नए प्रदेश अध्यक्षों का ऐलान किया गया। हालांकि सबसे ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश को लेकर है। क्या 2026 में ही मोदी 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर निश्चिंत होना चाहते हैं? लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के जरिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत को नई दृष्टि देने की कोशिश की गई। साथियों, कोई नहीं भूल सकता कि कैसे बाबा साहब आंबेडकर की विरासत को मिटाने का प्रयास हुआ। दिल्ली में कांग्रेस के शाही परिवार ने यह पाप किया और यहां यूपी में सपा वालों ने भी यही दुस्साहस किया। लेकिन भाजपा ने बाबा साहब की विरासत को मिटने नहीं दिया। ये हमारी सरकार है जिसने मुलायम सिंह यादव जी और तरुण गोगोई जी जैसे अनेक नेताओं को राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया है। कांग्रेस से, यहां समाजवादी पार्टी से कोई भी ऐसी उम्मीद तक नहीं कर सकता। राष्ट्र प्रेरणा स्थल से बाबा साहेब आंबेडकर का जिक्र और मुलायम सिंह यादव को दिए गए सम्मान पर फोकस, यह मोदी का वो स्ट्रोक है जिसकी राजनीतिक जानकार महीन तरीके से व्याख्या करते हैं। मसलन ओबीसी और दलित वोटर्स को अपने पाले में लाने की कोशिश। यूपी में 50% से ज्यादा ओबीसी मतदाता हैं और करीब 21% दलित वोटर्स। सवर्णों में गहरी पैठ रखने वाली बीजेपी 2014 के बाद से इन दोनों वर्गों का दिल मिक्स तौर पर जीत सकी है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाया। सीडीएस के आंकड़े बताते हैं कि 82% यादव वोटर्स ने इंडी गठबंधन का साथ दिया, जबकि एनडीए को 15% ही वोट मिल सके। कुर्मी कोयली के 34% वोटर्स इंडी को तो 61% ने एनडीए पर भरोसा जताया। अन्य पिछड़ी जातियों में 34% समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ जाते दिखे और 59% बीजेपी के गठबंधन के साथ गए। इसी तरह जाटव समुदाय का 25% वोट इंडी अलायंस को गया। इससे कम 24% वोट एनडीए को मिले। गैर जाटव दलित वोटर्स का 56% हिस्सा अखिलेश और राहुल को मिला। वहीं बीजेपी 29% ही पा सकी। बीजेपी इस रिएक्शन के बाद 33 सीटें जीत गई और 3 सीटें सहयोगियों को मिली। इस रिजल्ट को मोदी ने समझा, जाना और फिर डिसीजन लिया कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर को हर हाल में बदलना है, जिसके लिए मुद्दे भी सेट किए गए।
टारगेट दिए गए और 2026 की टाइमलाइन फिक्स कर दी गई। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जवान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जवानी सिल चुकी है, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता। कहते हैं कि किसी देश की ताकत को अगर आंकना हो तो उसकी जेब नाप लो। भाई बोलचाल में यही ना बोलते हैं कि फलाना की औकात है तो खड़े खड़े खरीद लेगा। तो खरीदने के लिए जेब में तो पैसा होना चाहिए ना, तभी ना खरीदेगा। जेब में फूटी कौड़ी होगी नहीं। अब बात ऐसे हवा हवाई। सच यह है कि बीते 10 साल में देश की इकोनॉमी भी बढ़ी है और लोगों की कमाई भी बढ़ी, लेकिन नरेंद्र मोदी की चुनौतियां खत्म नहीं हुई। कुछ ना कुछ आकर खड़ा हो ही जाता है, जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से आई चुनौती, रूस से लगातार तेल आयात और ब्रिक्स में भारत के ऊंचे होते झंडे से ट्रंप मुंह फुलाकर फूफा की तरफ बैठ गए। पिछले अगस्त में भारत पर 50% टैरिफ ठोका। सबने कहा कि अरे अब तो गया मामला, सब बैठ जाएगा, डेड इकोनॉमी बताने लगे लोग। पता नहीं क्या क्या हुआ, लेकिन हुआ क्या? विकास दर डबल डिजिट के करीब पहुंचती चली जा रही है धीरे धीरे। अमेरिकी संस्थाएं कह रही हैं कि भारत की स्पीड को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो क्या तीसरी बड़ी इकोनॉमी 2026 में बन जाएगा भारत, या इंतजार अभी और करना होगा? हम उन संस्कारों में पले बड़े हैं जहां राष्ट्र नीति ही राजनीति का आधार है। हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगने वाला एक एक पैसा देशवासियों की सुविधा और सामर्थ्य को बढ़ाने का माध्यम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्र नीति का पहला लक्ष्य है हिंदुस्तान को विकसित बनाना, विकास को उस पायदान पर ले जाना जहां ना तो ट्रंप के टैरिफ अटैक का कोई असर पड़े और ना ही वैश्विक स्तर की आर्थिक चुनौतियों की कठिनाइयों को झेलना पड़े। इस लिहाज से देखा जाए तो मोदी सही ट्रैक पर चल रहे हैं। 2026 को लेकर जो आकलन किया जा रहा है उसमें फिट भी हो रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स की ग्लोबल इकोनॉमिक्स एनालिस्ट रिपोर्ट मैक्रो आउटलुक 2026 में बताया गया है कि 2026 में अमेरिका की विकास दर 2.6% रह सकती है। चीन की अर्थव्यवस्था के बारे में कहा गया कि 2026 में वो 4.8% की दर से बढ़ सकती है, जबकि भारत को लेकर आकलन किया गया कि हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ 2026 में 6.7% रह सकती है। माना जा रहा है कि यह रफ्तार भारत के लिए विकास की संभावनाओं को पहले के मुकाबले बढ़ा सकती है और निवेश के मौकों में इजाफा करेगी। सरकार से लेकर आर्थिक जानकारों को भरोसा है कि 2026 में निवेश का आंकड़ा पिछले सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर देगा और यह मोदी के आत्मविश्वास को बुलंदियों पर पहुंचाने वाला होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024-25 में भारत में कुल विदेशी निवेश $80.6 बिलियन का आया था। 2026 में इस ऑल टाइम हाई आंकड़े को भी पीछे छोड़ने के कयास हैं। मोदी के हिंदुस्तान में विकास की असीम संभावनाओं को इससे भी समझ सकते हैं कि न्यूजीलैंड के साथ हुए हालिया समझौते से $20 बिलियन आने की उम्मीद है, जबकि स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंक्टेस्टिन जैसे देश अगले 15 सालों में $100 बिलियन के निवेश के लिए तैयार हैं। कई कंपनियां भारत में निवेश करने के लिए लालायित हो रही हैं। अमेज़न अगले 5 साल में भारत में $35 बिलियन का निवेश कर सकती है। फोकस क्विक कॉमर्स से लेकर क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई तक है। माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला ने 2030 तक $17.5 बिलियन के निवेश की घोषणा की। इससे भारत को एआई के लिए तैयार किया जा सकेगा। गूगल ने भारत में अपना एआई हब बनाने के लिए $15 बिलियन खर्च करने का ऐलान किया। एप्पल और सैमसंग भी भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस लगातार बढ़ा रही हैं। एक तरह से कहा जाए तो दुनिया के कई मुल्कों से ज्यादा तवज्जो हिंदुस्तान को मिलने वाली है
और ये सब मुमकिन हो सका मोदी की नीतियों की बदौलत। कूटनीति के मंच पर कई दफे जीत हासिल करने वाले मोदी के प्रयासों से भारत के विकसित भारत की तरफ बढ़ने की अथक मेहनत का नतीजा है। आज बिजनेस वर्ल्ड में भारत की इकोनॉमी की रेजिलियंस की चर्चा होती है। लोग अक्सर पूछते हैं कि दुनिया में इतनी अनिश्चितता है, ग्लोबल इकोनॉमी भी मुश्किलों में है, तो ऐसे में भारत 8% से अधिक की ग्रोथ कैसे अचीव कर रहा है? मैं आपको इसका बड़ा रीजन बताता हूं। असल में बीते 11 वर्षों के दौरान भारत ने सिर्फ पॉलिसीज नहीं बदली है, भारत ने अपना इकोनॉमिक डीएनए बदला है। इकोनॉमिक वर्ल्ड में मोदी के सामने बड़ा चैलेंज ट्रंप के टैरिफ का असर कम करना भी है। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता बड़े ऐलान के साथ हिंदुस्तान के हाथों आ रही है। ब्रिक्स देशों ने गोल्ड रिजर्व बढ़ाने का फैसला लिया है। फिलहाल ब्रिक्स देशों के पास दुनिया का आधा यानी कि 17,500 टन सोना है। ट्रंप की नजरों में यह संगठन अमेरिका विरोधी समूह है, इसीलिए वो बार बार चेतावनी देते हैं, मगर भारत को लेकर ट्रंप के बदलते तेवर बता रहे हैं कि टैरिफ प्रॉब्लम के 2026 में सॉल्व होने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। हालांकि इससे भारत और रूस के बीच कच्चे तेल के कारोबार में कमी आएगी, इसे लेकर भी बातचीत जारी है। Over the past years, we have done a great deal of work to develop our relationship. As our countries and our economies look at more opportunities for cooperation, we open additional areas for cooperation, including those related to high-tech, aircraft, space exploration, high-tech, and artificial intelligence. We have very close and trusting cooperation in the military and technical area, and we are planning to move forward in all of these areas. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी की स्वीकार्यता इस बात का प्रमाण है कि दुनिया उन पर भरोसा करती है, उनके सुझावों और वायदों पर यकीन करती है। 2026 को पीएम मोदी इसी भाव के साथ देख रहे हैं। आशान्वित विश्वास के इस संस्करण में मोदी विरासत और परंपराओं को भी सींचने में पीछे नहीं है। हमें आने वाले दशकों, आने वाली सदियों को ध्यान में रखना ही होगा, और साथियों, इसके लिए भी हमें प्रभु राम से सीखना होगा। हमें उनके व्यक्तित्व को समझना होगा, हमें उनके व्यवहार को आत्मसात करना होगा। हमें याद रखना होगा, राम यानी आदर्श, राम यानी मर्यादा, राम यानी जीवन का सर्वोच्च चरित्र, राम यानी सत्य और पराक्रम का संगम। दिव्य गुणे शक्र समो रामः सत्य पराक्रमः। मोदी के लिए सर्वोच्च है चरित्र और चित्रण, जीवन में मूल्यों और आदर्शों का भाव, जिनका मूल उद्देश्य ही सम्मान की भावना से जुड़ा होता है। मोदी के मन में यह भावना महज इसलिए नहीं कि वो सनातन की वैभवशाली विरासत का स्वाध्याय कर रहे हैं, बल्कि इसे ध्येय भी मानते हैं। 2026 में मोदी के प्रोजेक्ट्स में यह समाहित नजर आएगा। तीव्रता तब बहुत ज्यादा दिखाई दे सकती है जब तमिलनाडु में मोदी चुनावी दौरों पर आस्था, संस्कृति और भारत की अद्वितीय विरासत को नई धार देंगे। भगवान श्री कृष्ण हमें गरीबों की सहायता का मंत्र देते हैं, और इसी मंत्र की प्रेरणा आयुष्मान भारत और पीएम आवास जैसी स्कीम का आधार बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण हमें नारी सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण का ज्ञान सिखाते हैं, और उसी ज्ञान की प्रेरणा से देश नारी शक्ति बंधन अधिनियम का ऐतिहासिक निर्णय करता है। श्री कृष्ण हमें सबके कल्याण की बात सिखाते हैं, और यही बात वैक्सीन मैत्री, सोलर अलायंस
और वसुधैव कुटुंबकम की हमारी नीतियों का आधार बनती हैं। देखिए, साल नया हो पुराना हो, पैसा और पैसा कमाने की लालसा कभी पुरानी नहीं होती, क्योंकि अगर आदमी कमाएगा नहीं तो खर्चेगा कहां से। लेकिन कमाने का रास्ता सही होना चाहिए। जितना जरूरी है कमाना, उससे ज्यादा जरूरी होता है देश का सुरक्षित रहना। एक बात तो देश ही नहीं पूरी दुनिया मानती कि भारत सुरक्षित हाथ में है। पुतिन बोल चुके, ट्रंप बोल चुके, सब बोल चुके भाई, लेकिन नई चुनौती घर के अंदर खड़ी हो गई। 12 साल बाद जैसे बम फूटा वैसे धमाकों की चुनौती, ये दोबारा ना हो, इसके लिए क्या हो रहा है? बॉर्डर के अंदर बॉर्डर होंगे। यस सर। तो अभी याद करते हैं कोई यस सर। कि सब भूल गए? नहीं सर, करते हैं सर। और तो पूरा दिन वहीं रहते थे तो? सर पूरा दिन वहीं। तुम्हारे साथ और भी कोई होता था कि अकेले चले जाते? नहीं, मैं अकेले ही सर जाता था। अच्छा, यस। ऐसा विचार कहाँ से आया आपको? सर मेरा शौक ही था, और बड़े होके भी आर्मी ऑफिसर बनना और देश की सेवा करनी। अच्छा, आर्मी में जाओगे? यस सर। मोदी के सामने जितना बड़ा चैलेंज बॉर्डर पार के खतरे को रोकना है, उतना ही बड़ा टारगेट है घुसपैठ की समस्या से मुक्ति दिलाने का। मोदी का यह मिशन नए साल में संपूर्ण हो सके, इसके लिए ऑपरेशन नॉन स्टॉप जारी है। सूरत की बंगाली बस्ती कभी बांग्लादेशियों से भरी हुई होती थी, लेकिन आज ये पूरी की पूरी बंगाली बस्ती जो है वो सुनसान